हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चों, चैप्टर 5 चल रहा है हमारा इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, जिसका मतलब क्या है, बिजनेस करने के जो नए नए तरीके आ रहे हैं उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, लास्ट क्लासेस के अंदर इस चैप्टर की 2 क्लासेस हो चुकी हैं और जिसके अंदर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था एक बार आपको दिखा दूं कि ई बिजनेस क्या होता है। और मैंने आपको बताया था, जब हम इंडस्ट्री, ट्रेड और कॉमर्स आईटीसी को जब कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू करना स्टार्ट कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ई बिजनेस बोलते हैं। देन आफ्टर बच्चों हमने देखा था ई बिजनेस वर्सेस ई कॉमर्स का डिफरेंस, बी फॉर बड़ा, सी फॉर छोटा। तो ई बिजनेस एक बड़ा टर्म है, ई कॉमर्स एक छोटा टर्म है, क्योंकि बिजनेस के अंदर ही तो आईटीसी आता है। ये आपको चीज समझ में आ गई? बिल्कुल सही। तो कॉमर्स के अंदर होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और बिजनेस के अंदर कॉमर्स के संग संग प्रोडक्शन वाला काम भी हो जाता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी इंडस्ट्री वाला भी काम भी हो जाता है। मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था। देयरआफ्टर बच्चों हमने पढ़ा था स्कोप के बारे में, ई बिजनेस का स्कोप क्या है। हमने देखा था 4 स्कोप देखे थे, अगर आपको याद आ रहा हो तो। सबसे पहला हमने स्कोप देखा था बी टू बी कॉमर्स, जिसके अंदर एक बिजनेस दूसरे बिजनेस के संग ट्रांजेक्शन करते हैं। दूसरा हमने बच्चों देखा था बी टू सी, जिसके अंदर बिजनेस किसके संग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, कस्टमर्स के संग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। और इसी के अंदर हमने छोटा सा पार्ट करा था सी टू बी वाला, जिसके अंदर जब कस्टमर्स कंप्लेन फाइल करते हैं अपने बिजनेस के थ्रू तो उसे सी टू बी बोल देते हैं। फिर बच्चों हमने देखा था इंट्रा बी के बारे में। इंट्रा बी के बारे में हमने बच्चों क्या देखा था, जब एक बिजनेस में एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के थ्रू जब इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेट करता है तो उसे इंट्रा बी कॉमर्स भी बोल देते हैं। देन आफ्टर बच्चों हमने लास्ट में क्या देखा था, सी टू सी देखा था, जिसके अंदर एक कस्टमर दूसरे कस्टमर के संग क्या कर रहा है बच्चों, ट्रांजेक्शन कर रहा है ओवर इंटरनेट। किसकी मदद से कर रहा है, वो प्लेटफॉर्म्स की मदद से, प्लेटफॉर्म की मदद से वो ट्रांजेक्शंस को कर रहा है। एग्जांपल देखा था हमने OLX, क्विकर का, ईबे का हमने एग्जांपल देखा था, जिसके अंदर एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को अपना कोई सामान बेच सकता है, वो चाहे बार्टर सिस्टम पर बेचे या फिर वो कैश बेसिस पर बेचे। ठीक है, इसके एग्जांपल हमने क्या देखे थे, यूज्ड बुक्स, ठीक है, यूज्ड फर्नीचर, यूज्ड मोबाइल, यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ये सारी चीजें इसके अंदर आ सकती हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था बेनिफिट्स ऑफ ई बिजनेस। 5 बेनिफिट्स हमने इसके अंदर देखे थे। पहला बच्चों बेनिफिट हमने क्या देखा था, इसके अंदर उसको फॉर्म करना बहुत इजी होता है और उसमें इन्वेस्टमेंट जो होती है वो भी बहुत कम लगती है। ठीक है, दूसरा बच्चों हमने देखा था कन्वीनियंस, बिजनेसमैन के लिए और कस्टमर्स के लिए दोनों ही बहुत ज्यादा कन्वीनियंट है। वो एनीथिंग, एनी टाइम, एनीवेयर किसी भी चीज को एक्सेस कर सकते हैं। 24 घंटे, 7 दिन और पूरे साल के 365 दिन इस बिजनेस को किया जा सकता है। आप रात को 12 बजे शॉपिंग कर सकते हो। ये सारी चीजें इसके अंदर हमने देखी थी। फिर बच्चों हमने थर्ड पॉइंट देखा था स्पीड। स्पीड के अंदर हमने ये देखा था कि ऑर्डर करना, परचेज करना, सेल करना बहुत ही ज्यादा ईजी होता है, बहुत ही ज्यादा स्पीडी होता है। ऑन अ क्लिक ऑफ माउस आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, आप बेच सकते हो प्रोडक्ट को। ठीक है, इसके अलावा आप इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अगर आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है तो आप तुरंत डिलीवर भी कर सकते हो। ये आपको चीज समझ में आ रही है? लेकिन कोई फिजिकल प्रोडक्ट होता है तो उसमें 2 3 4 दिन, मैक्सिमम 1 हफ्ता तक लग जाता है प्रोडक्ट को डिलीवर करने में। फिर बच्चों इसके अंदर हमने देखा था ग्लोबल रीच या एक्सेस, आप यहाँ पे से खड़े हुए वर्ल्ड से कहीं से भी सामान खरीद सकते हो और वर्ल्ड में कहीं भी सामान बेच सकते हो। ठीक है, लास्ट देखा था हमने इसका बेनिफिट मूवमेंट टुवर्ड्स अ पेपरलेस सोसाइटी। इसका मतलब हमने बच्चों क्या देखा था कि अब पेपरलेस काम, पेपर वाला काम कम होता है और पेपरलेस वर्क ज्यादा होता है। अब इलेक्ट्रॉनिकली कम्युनिकेशन ज्यादा होता है। आपने इलेक्ट्रॉनिक बिल देखे होंगे, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो आपके सामने इलेक्ट्रॉनिक बिल भी आता है। ठीक है, इसके अलावा आपको कोई रिज्यूम भरना होता है तो आप PDF फाइल में रिज्यूम भरते हो। रिज्यूम का मतलब होता है जब आपने जो कोई जॉब प्रोफाइल होती है ना बच्चों, उसको हम रिज्यूमे बोलते हैं। ये सारी चीजें होती हैं। या फिर आप काम ऑनलाइन करना चालू कर दिया, टीचर्स नोट्स PDF फॉर्मेट में आपको भेजते हैं। ये आपको चीज समझ में आ रही है? तो ये सारा काम अब पेपरलेस सोसाइटी की तरफ काम हो रहा है और गवर्नमेंट भी इसको हैप्पीली अडॉप्ट कर रही है। फिर लास्ट में मैंने आपको बताया था कुछ पार्ट जो कि कोर्स का पार्ट नहीं है, जिससे बच्चे बाद में कंफ्यूज ना हो कि सिलेबस में है कि नहीं है। तो मैंने आपको बताया था नॉट इन सिलेबस, और ये सिलेबस से मैंने आपको कंपेयर भी कराया था कि देखो ये सारी चीजें सिलेबस में नहीं दे रखी हैं। फिर मैंने आपको ये बोला था कि अगर एनसीईआरटी में दे रखी है, टीचर्स दे रखी हैं, टीचर्स पढ़ाते हैं तो मैं आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा, अदरवाइज सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, इसके बाद बच्चों हमने बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस और ई बिजनेस के बीच में डिफरेंस देखा था और 14-15 पॉइंट देखे थे हमने और बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था इनको लास्ट 2 वीडियोस के अंदर। अगला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं बच्चों वो है हमारा आउटसोर्सिंग। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है आउटसोर्सिंग। जैसे चैप्टर का नाम है ना बच्चों, इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस करने के तरीके, नए नए तरीके। तो बच्चों इसमें आउटसोर्सिंग सबसे बेहतरीन तरीका है जो आज की दुनिया में, आज के टाइम में ये सारी चीजें करी जा रही हैं। और इंडिया के लिए अगर मैं आउटसोर्सिंग बात करूं तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा लोग आउटसोर्सिंग करते हैं। इंडिया में आउटसोर्स बहुत ज्यादा किया जाता है काम।
सर आप बता भी तो ये आउटसोर्सिंग होती क्या है। चलो एक सिंपल वे में कहूंगा, एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल मान के चलो आपका एक बहुत बड़ा बिजनेस है, ठीक है, आप बिजनेस ग्रो कर रहे हो, धीरे धीरे आप अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हो। तो ऐसे में क्या होता है बच्चों, आपके पास कस्टमर्स के फोन बहुत ज्यादा आते हैं, हाँ है ना, बिल्कुल आते हैं। आपके मान के चलो आपके पास दिन में 10 फोन आते हैं कस्टमर्स के लिए, और एक कस्टमर 10 से 15 मिनट ले जाता है। तो आप 2 से ढाई घंटे डेली बेसिस पे कॉल पर बात कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हो। आपका बिजनेस थोड़ा और ग्रो होगा तो रोज 20 कॉल आएंगे, 30 कॉल आएंगे, और कोई 5 मिनट बात करे तो आपके कम से कम 4 से 5 घंटे सिर्फ कॉलिंग पर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या आप 4 से 5 घंटे डेली बेसिस पे कॉल पे काम करना पसंद करोगे, या फिर अपने मेन बिजनेस पर ध्यान देना पसंद करोगे? सर हम अपने मेन बिजनेस पे ध्यान देना पसंद करेंगे। तो ऐसे में कॉल्स पर कौन बात करेगा, कस्टमर्स को सारी चीजें कौन समझाएगा? सर हम एक पर्सन को एम्प्लॉय कर लेंगे, वो संभालेगा। बहुत ही अच्छी बात है बच्चों, सभी यही करते हैं। जब आपको बिजनेस थोड़ा ग्रो करने लग जाता है तो कस्टमर हैंडल करने के लिए आप एक दो एम्प्लॉयज को आप एम्प्लॉय कर लेते हो, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा आपका बिजनेस और बड़ा होने लगेगा, अब रोज 1000 कस्टमर्स के फोन आ रहे हैं, 1 लाख कस्टमर्स के फोन आ रहे हैं, क्योंकि भाई डिजिटल जमाना है, आप बिजनेस को बहुत बड़ा करोगे। तो सर ऐसे में तो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज लगेंगे तो खर्चा भी बहुत ज्यादा होगा। तो बच्चों ऐसे केस में क्या होता है कि जो कंपनीज होती हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो अपना इस कस्टमर हैंडलिंग का पार्ट किसी बाहर की कंपनी को सौंप देते हैं, कि उनको बोलते हैं कि हमारे कस्टमर्स की कंप्लेंट आप संभालोगे और हम आपको पैसे देंगे अपनी कंप्लेंट संभालने के। सर कुछ समझ में नहीं आया कि आपने क्या बोला। एक बच्चों चलो बहुत ही छोटे एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैं एक टीचर हूं, मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूं, बिजनेस पढ़ाता हूं, इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं, मैं 11th क्लास को भी पढ़ाता हूं, मैं 12th क्लास को भी पढ़ाता हूं। मेरे डेली 4 से 5 बैचेस होते हैं। बहुत सही, बहुत सर, बहुत बहुत कमा रहे हो हाँ। तो ऐसे में होता क्या बच्चों, मुझे नोट्स भी प्रिपेयर करने होते हैं, ठीक है। पहले मैं हाथ से नोट्स प्रिपेयर करूं, फिर मैं उनको टाइप करूं, ये आपके सामने जो वीडियो आ रही है पहले मैं इसको रिकॉर्ड करूं, फिर एडिट करूं। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, मैं 3-4 बैचेस डेली बेसिस पर लूं, मैं वीडियो को रिकॉर्ड करके उनको एडिट करूं, नोट्स बनाऊं, टाइप करूं, क्या बच्चों मुझे एक बात बताओ, क्या एक दिन में सारी चीजें करना पॉसिबल है? पॉसिबल तो नहीं है। ये काम बहुत डिले हो जाएगा, सारा काम मैं अकेले करना चाहूं, बिल्कुल। कैसे मेरा काम इफेक्ट होगा? बिल्कुल होगा। मेरा मेन काम है पढ़ाना, तो मेरा मेन फोकस किस पर होना चाहिए? पढ़ाने पर फोकस होना चाहिए। तो ऐसे में मैं क्या करूंगा, अगर मुझे मेन फोकस किस पे करना है, पढ़ाने पे फोकस करना है, तो मैं काम करूंगा कि वीडियो एडिटिंग का काम मैं किसी बाहर वाले पर्सन को बोलूंगा कि आप मुझे मेरी वीडियो को एडिट करके दे दो। अगर मुझे किसी नोट्स बनवाने तो मैं किसी एक दूसरे टीचर को हायर कर लूंगा, या किसी बाहर के टीचर से बोलूंगा कि आप मेरे लिए नोट्स बना दो, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है, ये भी हो सकता है। या फिर मैं क्या काम करूंगा, मैं नोट्स बुक में मार्क कर दूंगा कि ये चीज, और मैं किसी टाइप राइटर को बोल दूंगा कि मेरे लिए नोट्स टाइप कर दो, ये भी काम पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसे में क्या हो रहा है, मैं बिजनेस में कोई चीज है, कोई पर्टिकुलर काम है जो मैं किसी बाहर वाले पर्सन से करवा रहा हूं। वीडियो के फॉर्म में अगर मैं वीडियो एडिटिंग बाहर वाले पर्सन से काम करवा रहा हूं, नोट्स के फॉर्म में टाइपिंग किसी बाहर वाले पर्सन से करवा रहा हूं, तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब बच्चों ये है कि यहां पर एक ऐसा काम जिसमें मेरे को अच्छा भी नहीं हूं, जो काम करने का मुझे उतना ज्यादा फायदा भी नहीं मिल रहा है, उस काम में मैं टाइम वेस्ट करने के बजाय मैं अपने इंपॉर्टेंट काम में ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूं। तो ऐसे में जो मैं काम दूसरे वाले पर्सन को दे रहा हूं करने के लिए, उसे बोला जाता है कि मैंने अपने काम को आउटसोर्स कर दिया, मैंने अपने काम को बाहर किसी को दे दिया कि वो मुझे काम करके देगा। वो मेरे एम्प्लॉयज नहीं है, मैं उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर काम दे रहा हूं, वो मेरा काम करके देते हैं, फिर मैं उनको पैसे दे देता हूं। या कोई ये चीज समझ में आ रही है? सर अब थोड़ी समझ में आई। आप बुटीक पर गए होंगे, है ना, अपनी मम्मी के संग कभी ना कभी बुटीक पर गए होंगे, या फिर आपने कहीं ना कहीं बुटीक देखा जरूर होगा। तो उसमें क्या होता है, एक आंटी होती है, एक दीदी होती है जो कि कपड़े सेल करती है, ठीक है, रेडीमेड भी सेल करती है या फिर कस्टमाइज भी सेल करती है अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ द कस्टमर, है ना, बिल्कुल सही। तो ऐसे में आपने देखा होगा ज्यादातर कोई टेलर भैया बगल में बैठे होते हैं जो कपड़े सेल रहे होते हैं, और कुछ दुकानों में आपने देखा होगा टेलर भैया नहीं भी होते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि वो किसी बाहर वाले टेलर से काम सिलवाती हैं, अपने कपड़ों को सिलवाती हैं, कस्टमर से स्पेसिफिकेशंस ले ली, कपड़ा ले लिया, और उसके बाद वो क्या करेंगे, किसी बाहर वाले टेलर को वो कपड़े बेच देंगे, दे देंगे, और वो उसको सिल कर उनको वापस दे देगा, फिर आगे बेच देंगे। तो ऐसे में क्या हुआ, उनके पूरे बिजनेस करने के तरीके में एक जो सिलाई का काम है, जो स्टिचिंग का काम है, वो किसी बाहर वाले पर्सन से करवा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने स्टिचिंग वाले पार्ट को आउटसोर्स कर दिया।
आपने कॉल सेंटर का नाम बच्चों बहुत अच्छे से सुना होगा, किसका नाम? कॉल सेंटर्स का। तो कॉल सेंटर में क्या होता है कि आप फोन करते हो, आपकी कंप्लेंट जो होती है, चाहे आपने एयरटेल, चाहे आप आइडिया, चाहे वोडाफोन, चाहे जियो के कस्टमर केयर पे फोन किया हो, चाहे अगर आप कोई एटीएम कार्ड यूज कर रहे हो, एटीएम कार्ड काम नहीं कर रहा हो, आपने बैंक के कस्टमर केयर पे फोन किया हो, ठीक है, आपको अपना प्रोडक्ट रिटर्न करवाना हो, या आपको अमेजोन से कोई दिक्कत हो तो आपने अमेजोन के कस्टमर केयर पे फोन किया हो, तो ऐसे केस में ये भी काम क्या हो रहा है? आउटसोर्स हो रहा है। सर कैसे आउटसोर्स हो रहा है? ये जो बच्चों कंपनियां होती हैं ना, जैसे अमेजोन कोई कंपनी हो गई, या जो बैंक्स हो गए, या फिर जो एयरटेल वोडाफोन कंपनीज हो गई, इनका मेन काम क्या है? इनका काम है प्रोडक्ट को बेचना, सेल करना। जो टेलीकॉम कंपनीज है उनका काम क्या है? आपको वॉइस कॉलिंग करवाना, आपको इंटरनेट सर्विसेज देना। उनका मेन काम ये नहीं है कि आपकी कंप्लेंट्स को हैंडल करना। तो वैसे वो क्या करती हैं? कस्टमर हैंडलिंग का पार्ट किसी बाहर वाली कंपनी को दे दिया, कि उनको बोला कि हमारी कंपनी में जो भी कंप्लेंट्स आएंगी वो सीधा फोन आपके पास आएगा, आप लोग उनकी कंप्लेंट्स को हैंडल करोगे। हमारा मेन काम क्या है? इंटरनेट की सर्विस देना। हमारा मेन क्या है? आपको वॉइस कॉलिंग की सर्विस देना, ठीक है। हमारा मेन काम कस्टमर कंप्लेंट हैंडल करना नहीं है। आपका वो अच्छा काम है, आप वो करने में एक्सपर्ट हो, आप वो काम करो, ठीक है। तो आप उनको वो काम सौंप देते हैं, तो आपके फोन उस कंपनी के पास जाते हैं जिन्होंने वो काम लिया होता है कस्टमर हैंडलिंग का, ठीक है। आपका फोन कंपनी के पास नहीं जाता। ये आपको चीज समझ में आ रही है? सर थोड़ी बहुत आ रही है। तो बच्चों मैं आपको एक एग्जांपल और देने की कोशिश करूंगा जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन उसके अंदर मान के चलो 100 एम्प्लॉइज हैं, ठीक है। तो 100 एम्प्लॉइज का सीन में क्या होता है? रोज कितने एम्प्लॉइज आ रहे हैं, कितने घंटे काम कर रहे हैं, कौन कितनी छुट्टियां मार रहा है, ठीक है। ये सारे काम ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि आपको उनको सैलरी देनी होती है कि नहीं? बिल्कुल सही। तो ऐसे केस में आपको एक पर्सन अपॉइंट करना होता है जिसे हम एचआर मैनेजर बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर बोलते हैं। तो ऐसे केस में आपको वो पर्सन को अपॉइंट करना होता है जो सारी चीजों को हैंडल करता है। तो कभी कभार क्या होता है, लोग बच्चों, एचआर मैनेजर की सैलरी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ऐसे केस में आप क्या करते हो? एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढते हो जो काम ही ये करती है, तो आप उनको वो काम सौंप देते हो। वो काम आपको चुटकियों में करके दे देती है, 1-2 दिन के अंदर वो काम आपको करके दे देती है। आपको एक एम्प्लॉय हायर करने की जिसकी सैलरी बहुत ज्यादा होती है, आपको वो हायर करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक और एग्जांपल दूं कि बच्चों, आपका एक अकाउंटिंग का काम है, आपका मैं टीचर हूं, मुझे अकाउंटिंग भी करनी है, क्यों? क्योंकि मेरे कुछ सामान खरीद रहा हूँ, कुछ सामान बेच रहा हूँ, तो ऐसे में अकाउंटिंग करने में मौत आएगी, ठीक है। मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं या फिर मैं अकाउंटिंग करूं बैठ के, या नोट्स टाइप करूं, या वीडियो एडिटिंग करूं। तो ऐसे में क्या होगा, मैं एक बाहर वाले पर्सन को बोलूंगा, भाई तू मेरा अकाउंटिंग का काम संभाल ले, महीने में एक बार आप मेरा काम कर और चले जा। तो ऐसे में क्या हुआ, मैंने अपने काम, अकाउंटिंग के काम को भी मैंने आउटसोर्स कर दिया। क्यों कर दिया? जिससे अपने मेन फोकस पर, जो मेरा टीचिंग मेन फोकस, उस पर मैं काम कर सकूं। या कोई चीज समझ में? तो जब आपने बिजनेस का कोई पर्टिकुलर काम किसी बाहर वाले पर्सन से करवाते हो, तो उसे बोला जाता है अपने काम को आपने आउटसोर्स कर दिया। तो ये बिजनेस का काम है, बिजनेस की प्रोसेस है, अकाउंटिंग की प्रोसेस है, नोट्स टाइपिंग की प्रोसेस है, वीडियो एडिटिंग प्रोसेस है, कस्टमर हैंडलिंग की प्रोसेस है। तो उसको बोला जाता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, और शॉर्ट में इसको बोला जाता है बीपीओ। या आपको चीज समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो बच्चों अब इसको रीड करेंगे और इस चैप्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों क्या दे रखा है बीपीओ के अंदर? इट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। मतलब आप लॉन्ग टर्म के लिए काम करवाते हो, कॉन्ट्रैक्ट करते हो बच्चों, बाकायदा पेपर पे रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं कि हम आपको ये काम सौंप रहे हैं, आप हमारे लिए ये काम करके देंगे, और आप इस काम को कोई गलत फायदा नहीं उठाएंगे। जनरली द नॉन कोर एंड रूटीन एक्टिविटीज। नॉन कोर का मतलब क्या होता है? जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट है टीचिंग करना, मेरे लिए नोट्स टाइप करना, वीडियो एडिट करना, मेरे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। या रूटीन एक्टिविटीज मतलब जो जिसमें टाइम बहुत इन्वेस्ट हो जाता है, लेकिन उससे इनपुट आउटपुट ज्यादा नहीं आता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों एक बात बताओ, मैं एक बैच पढ़ाऊंगा तो मैं ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। अगर मैं नोट्स टाइप करूंगा 1 घंटा तो मेरे को कुछ रुपया नहीं मिलेगा। तो नोट्स टाइप करना मेरे लिए एक रूटीन एक्टिविटी है जिसमें मेरा टाइम वेस्ट ज्यादा होता है, ना कि प्रोडक्टिव टाइम ज्यादा होता है, ठीक है। वेस्ट ज्यादा होता है, तो इसलिए मैंने काम बाहर ले लिया। तो वही जो बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, नॉन कोर एक्टिविटीज और जो रूटीन एक्टिविटीज होती है जिसमें टाइम वेस्ट होता है, तो वो किसी बाहर वाले पर्सन से करवाते हैं जो उस काम को करने में एक्सपर्ट है, जो काम डेली बेसिस पे करता है। तो उससे क्या हुआ, मेरे पैसे बचेंगे, मेरा टाइम बचेगा, ठीक है। मेरे पैसे कैसे बचेंगे? अगर मैं किसी पर्सन को एम्प्लॉय करता हूं तो उसको सैलरी देनी पड़ेगी, उसकी सैलरी उनकी फीस से ज्यादा होगी, ठीक है। उनकी फीस कम होगी, उसकी सैलरी ज्यादा होगी, तो ऐसे केस में मैं उनको काम सौंप दूंगा। वो काम करने में एक्सपर्ट भी हैं, उनके पास ऑलरेडी एम्प्लॉयज है, तो मेरा काम जल्दी भी हो जाएगा।
ये आपको चीज समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। तो वो इन्होंने लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, एक बार फिर से मैं डेफिनेशन को रीड करूंगा। इट रेफर्स टू अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्टिंग आउट जनरली द नॉन कोर या फिर रूटीन एक्टिविटीज टू अ थर्ड पार्टी स्पेशलिस्ट। थर्ड पार्टी स्पेशलिस्ट का मतलब क्या होता है? वो काम करने में जो एक्सपर्ट है, विद अ व्यू टू बेनिफिटिंग, मतलब हमको फायदा मिलेगा। किस चीज से फायदा मिलेगा? उनके एक्सपीरियंस से, उनकी एक्सपर्टीज से और उनकी एफिशिएंसी से। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है बच्चों? हमको कम खर्चे में हमारा काम हो जाएगा, रादर देन एम्प्लॉइंग अ वन पर्सन जिसकी सैलरी बहुत ज्यादा हो, हम बाहर वाले पर्सन को वो काम सौंप सकते हैं। अब बच्चों बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में कि आउटसोर्सिंग के फीचर्स क्या होते हैं। बच्चों पहला जो फीचर होता है वो होता है हमारा कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। कॉन्ट्रैक्टिंग आउट का मतलब क्या होता है बच्चों? हम अपना काम किसी बाहर वाले को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर उसको सौंप रहे हैं, उसको हम अपने यहाँ एम्प्लॉय नहीं बना रहे हैं, उसको हम भरोसा करके उसको काम दे रहे हैं कि भाई तुम्हारा काम कर दे। चाहे वो अकाउंटिंग का पार्ट हो, चाहे वो साफ सफाई का काम हो, चाहे वो एचआर वाला काम हो, चाहे वो किसी भी तरीके का काम हो, जैसे मेरा टाइपिंग का काम हो या वीडियो एडिटिंग का काम हो, तो ये हम भरोसा करके उसको काम सौंप रहे हैं। तो बच्चों इसको एक बार रीड कर लेना, मैं अंदर ज्यादा नहीं जा रहा हूं डिटेल में क्योंकि उतना ज्यादा रेलेवेंट भी नहीं। दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है बच्चों? जनरली नॉन कोर एक्टिविटीज आर आउटसोर्स्ड। जनरली बच्चों, जनरली बड़े आमतौर पर हम लेस इंपॉर्टेंट काम को ही आउटसोर्स करते हैं। अगर आप मान के जो आप स्टार्टिंग बिजनेस में हो और आपको ऐसा लगता है कि आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है और आप सारा काम खुद करोगे तो आप अपने बिजनेस को ग्रो नहीं करा पाओगे, तो आप कुछ काम आउटसोर्स करते हो। तो बच्चों स्टार्टिंग के अंदर हर कोई रूटीन काम जो इररिलेवेंट काम होता है उसी को आउटसोर्स करते हैं। लेकिन एक टाइम के बाद जब आप कंफर्टेबल हो जाते हो उसके बाद आप इंपॉर्टेंट चीजें भी आउटसोर्स करना स्टार्ट कर देते हो। फॉर एग्जाम्पल बात करूं बच्चों, कॉल सेंटर्स की बात करूं, कस्टमर का डेटा जाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है। तो लोग ज्यादातर जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जो टेलीकॉम कंपनीज ले लो आप, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, जियो ले लो, या फिर आप बैंक्स ले लो, एसबीआई, कैनरा, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ठीक है, कितने भी कोई भी बैंक्स ले लो। तो ऐसे केस में क्या होता है? वो अपने कस्टमर का डेटा बाहर दे देती हैं, किसी दूसरी कंपनी को दे देती हैं। ठीक है, बैंकिंग कंपनीज अपना कस्टमर का डेटा किसी बाहर वाले को दे रहे हो, तो समझ लो कितनी इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो वो क्या करते हैं? उनकी कंप्लेंट्स को हैंडल करते हैं। ठीक है, मान के चलो मैं कंपनी हूं, मेरे पास 100, 200, 400, 500, 1000 एम्प्लॉयज हैं जो मेरे अंडर में काम करते हैं। तो मैंने एसबीआई कंपनी को बोला कि आपकी कस्टमर्स की कंप्लेंट हम हैंडल करेंगे, उनकी जो भी दिक्कत आई हम रिजॉल्व करके देंगे। बस आपको क्या करना होगा? आपको अपने कस्टमर का डेटा हमको देना पड़ेगा। ये चीज क्लियर हो गया? तो उसके बाद एसबीआई के जितने भी कस्टमर्स होंगे उनका कॉल हमारी कंपनी के पास आएगा, हमारे एम्प्लॉयज उनको हैंडल करेंगे। ये आपको चीज समझ में आ रही है? तो ऐसे केस में उन्होंने इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हमको आउटसोर्स कर दी और ऐसा ही होता है। लेकिन इसमें ऊपर बोला ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं बकायदा, आपको कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होती है कि आप डेटा का मिसयूज नहीं करेंगे। तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट एक्शंस इसके अंदर लिए जाते हैं। आपको चीज समझ आ गई? तो वही बात उन्होंने बोली है कि स्टार्टिंग के अंदर तो आप नॉन कोर एक्टिविटीज को ही आउटसोर्स करते हो। मैं जूम कर देता हूं जिससे आपको रीड करने में इजी हो। क्या लिखा हुआ है? जब आप स्टार्ट करना चालू करते हो तो आप स्टार्टिंग के अंदर इनिशियली मतलब स्टार्टिंग के अंदर नॉन कोर एक्टिविटीज ही करते हो, लेकिन जब आप कंफर्टेबल हो जाते हो आउटसोर्सिंग करने के लिए तो आप कोर एक्टिविटीज को भी बाहर देना स्टार्ट कर सकते हो। ये आपको चीज समझ में आ गई? बहुत अच्छा। बच्चों थर्ड पॉइंट क्या दे रखा है? प्रोसेस में बी आउटसोर्स टू अ कैप्टिव यूनिट और अ थर्ड पार्टी। मतलब क्या? आप किसी कैप्टिव यूनिट को भी काम आउटसोर्स कर सकते हो या फिर किसी थर्ड पार्टी को भी काम आउटसोर्स कर सकते हो। सर हमको आउटसोर्स करने का मतलब तो पता लग गया कि किसी बाहर वाले से काम करवाना है। सर ये कैप्टिव यूनिट क्या होता है, ये थर्ड पार्टी क्या होता है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा बच्चों एक एग्जांपल वाली बात करता हूं। फॉर एग्जांपल मान के चलो आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, ठीक है, आपकी कंपनी बहुत बड़ी है, तो आपने एक ऐसी कंपनी को अपॉइंट किया जो सारा का सारा काम सिर्फ आपकी कंपनी का देखेगा, वो और किसी कंपनी का काम नहीं देखेगा। आई रिपीट, आपने एक ऐसे कंपनी को चुना या आपने किसी एक ऐसे पर्सन को चुना जो सिर्फ आपका ही काम करेगा, वो किसी और का काम नहीं करेगा। तो ऐसे में बोला जाता है वो कैप्टिव यूनिट है आपकी, या आपका वो कैप्टिव सर्विस प्रोवाइडर है। वो कैप्चर कर लिया आपने सर्विस प्रोवाइडर को कि वो सिर्फ आप ही का काम करेगा। तो ऐसे केस में उसको बोला जाता है कैप्टिव यूनिट या फिर कैप्टिव सर्विस प्रोवाइडर। या फिर मैं एक दूसरे एंगल से बात करूं, अगर मैं किसी एक ही कंपनी का काम संभाल रहा हूं, अगर मैंने किसी एक ही कंपनी से काम आउटसोर्सिंग पर लिया है और मैं सिर्फ उसी का काम करूंगा, तो मैं उसकी एक कैप्टिव यूनिट बन गया।
ये आपको चीज समझ में आ गई। अगर मैं एग्जांपल पे लूं तो मान के चलो एक एयरटेल कंपनी है और एयरटेल कंपनी ने किसी XYZ कॉल सेंटर कंपनी को सिर्फ कंपनी को काम सौंपा कि सिर्फ और सिर्फ आप ही हमारी कंपनी का काम संभालोगे, आप उसके अलावा किसी और कंपनी के कस्टमर की कंप्लेन हैंडल नहीं करोगे। तो मतलब एयरटेल ने उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को XYZ कॉल सेंटर को अपना कैप्टिव यूनिट बना लिया। ये आपको चीज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। तो वो देखो उन्होंने क्या लिखा हुआ है, अगर आपकी बिजनेस के अंदर कोई एक ऐसी एक्टिविटी जो बहुत बड़े लेवल पर होती है तो आपको वो एक कैप्टिव यूनिट से ही करवानी चाहिए या आपको कैप्टिव सर्विस प्रोवाइडर से ही करवानी चाहिए। क्या दे रखा है एक बार रीड करेंगे बच्चों, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज होती है मैं आपको रीड करवाता हूँ। जैसे मैंने आपको पहला पॉइंट रीड नहीं करवाया तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, दूसरे में कुछ बात इंपॉर्टेंट थी, तीसरे में इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं आपको रीड करवा रहा हूँ। क्या दे रखा है बच्चों, एक बार रीड करेंगे। इन एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, इफ द टास्क ऑफ परफॉर्मिंग सम एक्टिविटी, मतलब कोई भी जो आप टास्क परफॉर्म करते हो पर्टिकुलर किसी चीज का और वो बड़ा होता है सफिशिएंटली लार्ज, तो बेनिफिट यही रहता है, बेनिफिशियल यही रहता है, तो आप उसको किससे करवाओ, एक कैप्टिव सर्विस प्रोवाइडर से करवाओ। सब बच्चों एक नंबर में डेफिनेशन आ सकती है, ये कैप्टिव सर्विस प्रोवाइडर होता क्या है। तो एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर होता है जिसको बनाया गया है किसके लिए, वो सिर्फ प्रोवाइड कराएगा सर्विस किसको, एक ही फर्म को सर्विस प्रोवाइड करवाएगा। ये आपको चीज समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात। फॉर एग्जांपल मान के चलो भगवान की दुआ से मेरी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, तो अगर मैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को बोलूं कि आप काम सिर्फ मेरा ही देखोगे, इसके अलावा किसी का नहीं देखोगे, तो बच्चों वो मेरा क्या होगा, कैप्टिव यूनिट होगा या कैप्टिव सर्विस प्रोवाइडर होगा। ये आपको चीज समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है बच्चों। दूसरा मैंने लिखा था कैप्टिव यूनिट के बगल में और थर्ड पार्टी। इसका मतलब क्या होता है, जरा मैं आपको ये डिस्कस कराने की कोशिश करता हूं कि थर्ड पार्टी का मतलब क्या होता है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, फॉर एग्जांपल मैं टाइपिस्ट हूं, ठीक है, मैं टाइपिंग का काम करता हूं। तो बच्चों टाइपिंग का काम करने से क्या होता है, मैं एक स्कूल के ऑफिस, स्कूल की टाइपिंग भी कर सकता हूँ, मैं किसी ट्यूशन की टाइपिंग भी कर सकता हूँ, मैं किसी दुकान के बिल की टाइपिंग कर सकता हूँ, ठीक है। मैं क्या किसी किसी ऑफिस की टाइपिंग का काम कर सकता हूँ। कहने का मतलब ये है कि मैं बहुत सारे लोगों का काम संभाल रहा हूं, तो इसको बोला जाता है एक सिंपल थर्ड पार्टी स्पेशलिस्ट। ये आपको चीज समझ में आ गई। जब किसी भी एक ऐसे पर्सन से आप काम करवाते हो जो बहुत लोगों का काम संभालते हैं, तो उसे थर्ड पार्टी बोल दिया जाता है, ठीक है। और जो कोई एक ही कंपनी का काम संभाल रहा है तो उसे कैप्टिव यूनिट बोला जाता है। क्या आपको ये चीज समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है। अच्छा बच्चों इसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक होता है हमारे हॉरिजॉन्टल आउटसोर्सिंग और एक होता है हमारी वर्टिकल आउटसोर्सिंग। क्या बोला मैंने बच्चों, दो तरीके की आउटसोर्सिंग होती है थर्ड पार्टी के अंदर, एक होती है हमारी हॉरिजॉन्टल आउटसोर्सिंग, होती है हमारी वर्टिकल आउटसोर्सिंग। क्या मतलब होता है, तो बच्चों हॉरिजॉन्टल होता है ये और वर्टिकल होता है ये, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या होता है, एक ऐसे लोग जो बहुत अलग अलग इंडस्ट्रीज के काम को ले लेते हैं, उसे बोला जाता है व्हाट, हॉरिजॉन्टल आउटसोर्सिंग। जो अलग अलग देखो अलग अलग हॉरिजॉन्टल ये होता है ना, जो अलग अलग इंडस्ट्रीज के लोगों का काम संभाल लेते हैं, उसे बोला जाता है हॉरिजॉन्टल आउटसोर्सिंग। फॉर एग्जांपल मैं एक अकाउंटेंट हूं, मैं एक स्कूल की अकाउंटिंग भी कर सकता हूं, एक दुकान की आउटसोर्सिंग भी कर सकता हूं, एक बड़ी अकाउंटिंग फर्म की भी अकाउंटिंग कर सकता हूं, मैं बहुत अलग अलग लोगों की अकाउंटिंग कर सकता हूं। तो इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल आउटसोर्सिंग। मतलब क्या, जब मैं अलग अलग क्लाइंट्स, अलग अलग इंडस्ट्रीज के काम को संभालता हूं, तो इसे बोला जाता है हॉरिजॉन्टल आउटसोर्सिंग। ये आपको चीज समझ में आ गई। तो एक बार बच्चों एक बार इसको रीड करेंगे, क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, प्रोवाइड सर्विसेज टू वाइड बेस्ड ऑफ क्लाइंट। वाइड बेस्ड मतलब अलग अलग वैरायटी ऑफ क्लाइंट्स, कटिंग अक्रॉस इंडस्ट्री मतलब अलग अलग इंडस्ट्रीज, एक एजुकेशन इंडस्ट्री हो गई, एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गई, एक सर्विस इंडस्ट्री हो गई। या कुछ चीज समझ में आ रही है। तो अलग अलग इंडस्ट्रीज के जब लोगों को मैं काम संभाल रहा हूं, तो इसे बोला जाता है हॉरिजॉन्टल। मैं एक हॉरिजॉन्टल सर्विस प्रोवाइडर हूं। ये आपको चीज समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात। एक होता है बच्चों वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब होता है ये, मैंने हॉरिजॉन्टल में बोला था और वर्टिकल में मतलब एक या दो इंडस्ट्रीज का जब मैं काम संभालता हूं, तो उसे बोला जाता है व्हाट, वर्टिकल्स। हॉरिजॉन्टल में अलग अलग इंडस्ट्रीज और वर्टिकल में एक ही तरीके की इंडस्ट्रीज या मैक्सिमम दो तरीके की इंडस्ट्रीज का जब मैं काम संभालता हूं, तो उसे बोला जाता है व्हाट, उसको बोला जाता है वर्टिकल। ये आपको चीज समझ में आ गई। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंटिंग बहुत अच्छे से कर लेता हूं, ठीक है, तो मैं स्कूल की अकाउंटिंग नहीं कर पाऊंगा, मैं एक नॉर्मल दुकान की अकाउंटिंग नहीं कर पाऊंगा, मैं सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री अकाउंटिंग ही अच्छे से संभाल पाऊंगा। ये आपको चीज समझ में आ रही है, तो उसको बोला जाता है वर्टिकल्स। ये चीज आपको क्लियर हो गई,
बहुत अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल एक बात करें, उसको मान लेते हैं, एक टेलर को मान लेते हैं बच्चों। एक होता है लेडी स्पेशल टेलर होता है, एक होता है मेन स्पेशलिस्ट होता है। तो ये भी वर्टिकल होता है कि वो लेडीज के किसी भी तरीके के कपड़े संभाल सकता है, सिल सकता है, तो उसे बोला जाता है वर्टिकल। ठीक है। और एक पर्सन है जो सबको संभाल सकता है, बच्चों का भी संभाल लेगा, बड़े बूढ़ों का भी संभाल लेगा, साउथ भी संभाल लेगा, नॉर्थ भी संभाल लेगा, अलग अलग स्टाइल के कपड़े संभाल लेगा, तो उसे बोला जाता है हॉरिजॉन्टल। लेकिन जब एक ही कैटेगरी में स्पेशलिस्ट होते हैं उसे बोला जाता है वर्टिकल्स। तो क्या लिखा हुआ है, दे में बी स्पेशलाइज इन वन और मोर टू इंडस्ट्रीज। ठीक है, वो उनकी अलग अलग प्रोसेसेस कर सकते हैं लेकिन एक ही इंडस्ट्री से कर सकते हैं, तो उसे बोला जाता है वर्टिकल्स। क्या आपको चीज समझ में आ गई? बहुत ही अच्छी बात। तो बच्चों हमने तीन मेन फीचर देखे, पहला कॉन्ट्रैक्टिंग आउट होता है, दूसरा पहले हम नॉन को एक्टिविटीज करते हैं और जब कंफर्टेबल हो जाते हैं तो को एक्टिविटीज भी हम दे देते हैं। इसके अलावा बच्चों हमने क्या देखा, इसके अंदर हमने क्या कहते हैं, दो तरीके के हमारे सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, एक होते हैं हमारे कैप्टिव सर्विस प्रोवाइडर, एक हमारे नॉर्मल होते हैं थर्ड पार्टी। कैप्टिव में मतलब वो सिर्फ आप ही कंपनी का काम करेंगे, वो सिर्फ बच्चों हम क्या बोलेंगे, कैप्टिव सर्विस प्रोवाइडर। और थर्ड पार्टी में बच्चों हमारे दो तरीके आ जाते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल अलग अलग इंडस्ट्री, और एक वर्टिकल मतलब एक ही दो इंडस्ट्री का काम संभालते हैं। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। बच्चों एक टॉपिक और पढ़ेंगे आज की क्लास में, फिर हम इस चैप्टर को करेंगे, आज की क्लास को यहाँ पर एंड करेंगे और ये नेक्स्ट क्लास के अंदर चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला जो टॉपिक हम पढ़ने वाले वो है हमारा स्कोप ऑफ आउटसोर्सिंग, मतलब आउटसोर्सिंग कहां कहां से आ सकती है या कौन कौन से तरीके की आउटसोर्सिंग आ सकती है। तो बच्चों क्या दे रखा है आउटसोर्सिंग के बारे में, आउटसोर्सिंग कंप्राइजेस ऑफ 4 की एलिमेंट्स। बच्चों ये 1 मार्क में 2 मार्क्स में क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से हैं? मैन्युफैक्चरिंग भी आप आउटसोर्स करवा सकते हो, आप रिसर्च भी आउटसोर्स करवा सकते हो, आप सेल्स भी आउटसोर्स करवा सकते हो, मतलब किसी बाहर वाले पर्सन को बोल दिया आप काम आउटसोर्स, आप बेचने का काम आपका। ठीक है, या आप इंफॉर्मेशन का काम भी आउटसोर्स करवा सकते हो। क्या आपको चीज समझ आ रही है? सर बिल्कुल समझ नहीं आ रही। देखो बच्चों क्या होता है, मैंने आपको बुटीक का एग्जांपल दिया था, तो बुटीक में क्या होता है, एक आंटी ने बाहर से क्या कर रही थी, वो अपने कपड़े स्टिच करवा रही थी, तो उसे क्या बोला जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। ये आपको चीज समझ में आ रही है? वैसे ही कोई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जब काम दूसरी कंपनी को देती है, हमारे लिए आप ये प्रोडक्ट बना कर दो, तो उसको बोला जाता है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। एक होता है कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च। फॉर एग्जांपल बच्चों एक बात बताओ, मुझे है ना जानना है कि 12th क्लास के कॉमर्स के बच्चे हैं ना कब कौन से महीने में किस चीज में इंटरेस्ट लेते हैं। स्टार्टिंग में बच्चे अकाउंट्स में इंटरेस्ट लेते हैं, बीच में बच्चे इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं और लास्ट में आके बिजनेस स्टडीज में उनका इंटरेस्ट आता है। तो बच्चों ऐसी इंफॉर्मेशन मेरे पास कहां से आएगी, तो मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन को बोल सकता हूं कि आप मेरे लिए काम रिसर्च करके दो, क्योंकि वो रिसर्च करने में एक्सपर्ट है। बच्चों मेरे को पढ़ाने में पसंद है, मैं पढ़ाने में एक्सपर्ट हूं तो मैं पढ़ाऊंगा, मेरे को रिसर्च करना नहीं आता तो मैं किसी बाहर वाले पर्सन को बोलूंगा कि मेरे लिए ये चीज रिसर्च करके दे दो। ये आपको चीज समझ में आ गई? बहुत अच्छी बात है। एक होता है बच्चों कॉन्ट्रैक्ट सेल। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने प्रोडक्ट्स बना लिए, ठीक है, मैंने प्रोडक्ट्स बना लिए लेकिन मुझे बेचना नहीं आता, तो ऐसे में किसी में एक सेल्स एजेंसी को पकड़ सकता हूं कि वो मेरे बिहाफ पर वो प्रोडक्ट बेच दे। बच्चों कॉन्ट्रैक्ट सेल को हमें ना एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं। आपने कॉन्सर्ट्स आपने बहुत देखे होंगे, लोग जाते हैं कॉन्सर्ट्स के अंदर, तो उसके अंदर क्या होता है, इनविटेशन कार्ड होता है। ठीक है, इनविटेशन कार्ड पैसों से मिलता है। तो बच्चों कॉन्सर्ट के लिए सिंगर आ रहा है, ठीक है, अब सिंगर का काम सिंगिंग करना है या फिर टिकट्स बेचना है, सिंगिंग करना है। तो ऐसे में क्या होता है, वो एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को पकड़ लेते हैं और उनसे बोलते हैं आप हमारे बिहाफ पर सारा काम संभालो, हम आएंगे गाना गाएंगे और पैसे लेके चले जाएंगे, आपका जो कमीशन बनता होगा वो हम आपको पे कर देंगे। तो इसको भी कॉन्ट्रैक्ट सेल बोल सकते हैं। और एक होता है हमारा इन्फॉर्मेशन, मतलब इन्फॉर्मेशन कोई हमको चीज चाहिए तो हम बाहर से वो करवा सकते हैं। अच्छा बच्चों बाहर से करवाने का मतलब ये नहीं होता कि बगल वाली दुकान से काम करवाना, आप बगल के स्टेट से काम करवा सकते हो, किसी पर्सन से, आप किसी दूसरी कंट्री के लोगों से भी काम करवा सकते हो। ये आपको चीज समझ आ रही है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, इंडिया के अंदर बाहर से काम आउटसोर्स होता है, मतलब यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, यहां से काम इंडिया में आउटसोर्स किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉयज है वो ज्यादा मेहनती हैं, यहाँ के जो एम्प्लॉयज है वो सस्ते सैलरीज पर काम करने को तैयार है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो बाहर से लोग इंडिया में काम आउटसोर्स करते हैं। ये आपको चीज समझ में आ रही है? और सबसे ज्यादा काम आउटसोर्स किसका होता है? कॉल सेंटर्स का काम आउटसोर्स होता है इंडिया के अंदर। जो बाहर की कंपनीज होती है वो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा काम आउटसोर्स करती हैं, वो सॉफ्टवेयर बनाने का काम आउटसोर्स करती हैं, वो कॉल सेंटर संभालने का काम आउटसोर्स करती हैं। ये आपको चीज समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है। बच्चों आगे पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है, जो आउटसोर्सिंग का टर्म है ना बच्चों, अगर मैं आईटी की फील्ड में बात करूं, आईटी की फील्ड में जो हमारा काम आउटसोर्स होता है
वो हमारा बीपीओ में होता है, जिसको हम बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बोलते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, और इसको हम कॉल सेंटर्स भी बोल देते हैं। ऑल्दो बीपीओ इज नॉट कॉल सेंटर, बीपीओ का पार्ट है कॉल सेंटर। बीपीओ का मतलब होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, मतलब बिजनेस का कोई काम है जो हमने बाहर वाले पर्सन से आउटसोर्स करवा रहे हैं, बाहर वाले पर्सन को आउटसोर्स कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बच्चों को बोला था अकाउंटिंग का काम कॉल सेंटर वाला काम तो नहीं है। तो बीपीओ के अंदर बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, तो इसको बोला जाता है हमारा आउटसोर्स करना। ठीक है, अकाउंटिंग भी हो सकती है, एचआर का काम भी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग भी होती है, सेल्स भी हो सकती है। तो आउटसोर्सिंग के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, बीपीओ के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और कॉल सेंटर उसका एक पार्ट है। लेकिन लोग क्या बोलते हैं, बीपीओ में काम करता है, नहीं कॉल सेंटर में काम करता है। ठीक है, तो एक कॉल सेंटर को बीपीओ की तरह एक सिमिलर टर्म यूज करा जाता है। ठीक है, तो बच्चों आगे क्या लिखा हुआ है, अबाउट 70%, इंडिया की मैं बात कर रहा हूं, इंडिया के अंदर 70% जो आउटसोर्सिंग होती है बच्चों, वो कॉल सेंटर की होती है। इंडिया के अंदर जो काम आउटसोर्स किया जाता है 70% किसका किया जाता है, कॉल सेंटर का किया जाता है। 20% इंफॉर्मेशन का काम किया जाता है, डेटा वर्क का किया जाता है, हाई वैल्यू डेटा वर्क प्रोसेसिंग वगैरह, और 10% हाई इंफॉर्मेशन वर्क मतलब रिसर्च वगैरह का काम सौंपा जाता है। ये आपको चीज समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात। बच्चों उसके बाद कस्टमर केयर के बारे में बात बोली गई है कि इंडिया के अंदर कस्टमर केयर का ना बहुत ज्यादा काम होता है, बहुत ज्यादा काम होता है। 24 घंटे होता है, 7 दिन होता है, 365 घंटे होता है। अगर आपको रात को 2 बजे भी आपको कोई कस्टमर से कंप्लेंट है ना, आपको कोई कंपनी से कंप्लेंट है, आप उसके कस्टमर केयर पर फोन करना, एक पर्सन हो जाएगा, हेलो मे आई हेल्प यू, हो जाएगा। तो ये पूरे टाइम चलता है, इसके अंदर आपने ग्रीवेंसेस डाल सकते हो, आपको जो भी प्रॉब्लम्स है वो डाल सकते हो। ठीक है, वो आपसे कुछ फॉलो अप ले सकते हैं कि आपको कैसी चीजें पसंद है, ये सारे काम हो सकते हैं इस आउटसोर्सिंग के अंदर। तो जो स्कोप है वो बहुत ही ज्यादा वाइड है। ठीक है, जो ऊपर मैंने आपको 4 चीजें इंपॉर्टेंट मार्क करवाई हैं, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, सेल्स और इंफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर 1 मार्क। तो बच्चों आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास के अंदर ये चैप्टर हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, छोटा चैप्टर था, 4 क्लास के अंदर एक हमारा कंप्लीट हो गया। तब तक के लिए बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए और अपने घर वालों का ख्याल रखिए और सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।